हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस 5 पर। और हम हल कर रहे थे प्रश्न बैंक। 9 पार्ट्स हमारे पास जारी हो चुके हैं। 10वां भाग हम आज लेकर के आ रहे हैं और बात चल रही थी 2 अंकों के प्रश्नों की। इस 2 अंकों के प्रश्न का ये तीसरा पार्ट है और एक पार्ट आपको और मिलेगा 2 अंकों का। हम कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतरीन देने की, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े बड़े होते हैं इसलिए हम थोड़ा फास्ट भी करते हैं। तो हो सकता है आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन जो ही 2 अंकों के क्वेश्चंस पूरे होंगे हम इनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। प्रॉपर तरीके से नहीं लिख रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, क्योंकि यदि हम सारा लिखने लग जाएंगे तो बहुत बड़े क्वेश्चंस होंगे और बहुत बड़े आंसर्स होंगे, तो फिर आपके लिए टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। आप सीख चुके हैं इन सब चीज़ों को करना, इसलिए हम केवल आपको समझा रहे हैं कि सवाल को हल कैसे करना है और सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस यदि हम छोड़ देते हैं तो आप उन्हें करके अवश्य देखें, क्योंकि वो हो चुके होते हैं या फिर वैसे ही क्वेश्चंस होंगे जैसे हमने करा दिए हैं, इसलिए आपके लिए हम छोड़ देते हैं। तो आप उन्हें करके ज़रूर देखें। यदि नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ में हम उनको ऐड कर लें। आगे का वीडियो हम शुरू करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर नेक्स्ट पार्ट कब मिल रहा है, नेक्स्ट पार्ट का लिंक दे दीजिए। अरे आपके पास यदि चैनल सब्सक्राइब होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन नहीं तो आप चैनल पे जाकर के वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो यदि कोई भी ऐसी कंडीशंस आपके पास होती है, कोई पार्ट्स आपसे मिस हो जाता है, तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से उसे देख लीजिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। 48% हम पीछे सोल्व कर चुके थे। 49वां प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपके पास इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है और इनवर्स फंक्शंस को सोल्व करने के लिए हमने पहले जब 9वीं एक्सरसाइज पढ़ाई थी तब बताया था खंड से समाकलन काम में लिया जाता है। तो हम इसे मान लेंगे i के रूप में कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx। और जब कभी भी इनवर्स फंक्शन को आपको हल करना है तो आप उसके गुणा में 1 ले लेंगे इकाई, और इनवर्स फंक्शन सदैव फर्स्ट फंक्शन होता है और इकाई को हम सदैव सेकंड फंक्शन के तौर पर लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे खंड से समाकलन लगा देंगे। तो खंड से समाकलन से क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन यानी tan इनवर्स x, सेकंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 इंटू डी एक्स, माइनस सेकेंड फंक्शन का हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, और इस पूरे का भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन यानी dx करना है। तो ये 1 इंटू डी एक्स तो हो गया x, गुणा में tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x, माइनस में ये हो गया आपके पास x dx और बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। नीचे वाले कंप्लीट पार्ट को यदि t माना जाए तो इसका डिफ्रेंशिएशन अंश में अवेलेबल है, तो आप तो चाहें तो मान करके कर लीजिए, नहीं तो ऐसे कैसे आप इसे सॉल्व कर दें। देखिए मैं मान लेता हूँ आपके लिए 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू डी टी, या फिर हमें चाहिए x dx, अंश में x dx ही है तो हो जाएगा dt/2। यहाँ पे पुट कर देंगे मान, तो आपके पास i की वैल्यूज बन जाएगी x tan इनवर्स x और माइनस में इंटीग्रेशन अंश वाला हिस्सा कंप्लीट dt/2 होगा, बाई 2 को हमने बाहर लिख दिया है और नीचे वाला हिस्सा बन गया है t, और इसको हम कह सकते हैं कितना, log t। तो i इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x माइनस में 1/2 log t, और जैसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो x tan इनवर्स x माइनस में 1/2 log, और t की वैल्यूज पुट कर देंगे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में समाकलन स्थिरांक c जोड़ देंगे, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक हो गया आपके पास 49वां प्रश्न। 50वें प्रश्न को देखिए, क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन और रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर को हम सोल्व करें तो सिंपल सा सीधा सा सूत्र आपके पास यहाँ पर लगेगा और ये सोल्व हो जाएगा। समाकलन है i इंटीग्रेशन रूट 16 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, किस फॉर्म में, कि इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये सूत्र होता है आपके पास x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a और प्लस में c। ये एक सूत्र है जो आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इस सूत्र को हम काम में ले लेंगे यहाँ पर। तो i है, उसे ध्यान से देखा जाए तो 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो a का मान 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है। तो हम इसी सूत्र को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर।
आई इक्वल टू, देखो x की जगह तो x बटे 2 एज इट इज, रूट वाली संख्या भी एज इट इज 16 माइनस में एक्स स्क्वायर लिखो या 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखिए, प्लस में ए स्क्वायर यानी 16 या 4 का स्क्वायर बटे में 2, और साइन इनवर्स x बाई ए की जगह पर 4 है, और प्लस में c लगा देंगे। तो फाइनली हमारे पास आंसर आया, वो आया x बाई 2 और रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 साइन इनवर्स x बाई 4 और प्लस में c, ये हमारे पास मान आ गया है। ठीक है, 51वां प्रश्न में कह रहा है अवकल समीकरण। आपके पास 12 प्रश्नावली के क्वेश्चन आ गए, तो 10 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे 12 प्रश्नावली के। तो 51वां प्रश्न है, कह रहा है अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स प्लस में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 को हल कीजिए। ये क्वेश्चन है वो अब तक 2 बार एग्जाम में आ चुका है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले 1 अंक में आ रहा था, अब इसने यहाँ पे 2 अंकों में दिया है। तो पृथक्करण विधि का प्रश्न है, क्या करेंगे हम इसे सोल्व करने के लिए, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखेंगे, बाकी दूसरे पद का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाले पदों को एक तरफ और वाई वाले पदों को हम दूसरी तरफ कर देंगे, तो डी वाई के बटे में तो चला जाएगा रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर, और इधर सामने आ जाएगा डी एक्स गुणा में, और बटे में आ जाएगा रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब कर देंगे हम इनका समाकलन, और जब समाकलन करेंगे तो ये वैल्यू सीधी सीधी आपके पास बन जाती है साइन इनवर्स वाई, और ये बन जाएगी माइनस में साइन इनवर्स एक्स। और जब दोनों ही साइन इनवर्स में है तो हम अचर पद को भी साइन इनवर्स में ही लिख लेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये केवल साइन इनवर्स सी लिखने की बजाय केवल सी लिख लोगे तो भी चलेगा, लेकिन सरल तरीके से आप ऐसा लिखोगे ज़्यादा बेटर होगा। साइन इनवर्स एक्स को हम दूसरी तरफ ले आएंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई और इक्वल टू में साइन इनवर्स सी। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र लगा देंगे, तो साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस में वाई रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और इक्वल टू में साइन इनवर्स सी। तो फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में सी, ये आपके पास मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए 52वें प्रश्न को आप देखें तो कह रहा है अवकल समीकरण साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इंटू डी वाई और प्लस में कोस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर में 0 है, तो इसका हल चाहिए हमें। 52वां क्वेश्चन है, दे रहा है साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इंटू डी वाई, और दूसरा पार्ट है उसमें है कोस एक्स और माइनस में साइन एक्स इंटू डी एक्स और इक्वल टू में कह रहा है 0। हम क्या करेंगे, डी एक्स वाले पद को एक तरफ, डी वाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो साइन एक्स और प्लस में कोस एक्स इंटू डी वाई तो यहीं रखा, और दूसरे वाले इस पद का हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस में कोस एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान रखना इधर से लेके आएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि माइनस होगा पद तो कोस माइनस का हो जाएगा और साइन प्लस का हो जाएगा। अब x वाले पदों को एक तरफ कर देते हैं और डी वाई वाला पद एक तरफ रह जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस में कोस एक्स और इसमें भाग लग जाएगा साइन एक्स और प्लस में कोस एक्स का और इनटू में डी एक्स। ठीक है, अब हम इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन आपके पास अंश में उपलब्ध है, तो हम नीचे वाले को t मान लेंगे। तो माना साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, इसको हमने t लिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस एक्स और कोस का होता है माइनस में साइन एक्स, x के लिए dx और t के लिए dt बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखें तो अंश में आपके पास साइन एक्स माइनस का कोस एक्स है, तो हम क्या करेंगे भाई, साइन एक्स माइनस कोस एक्स है तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस में कोस एक्स इंटू डी एक्स और बराबर में डी टी। माइनस इधर लगाने की बजाय हम दूसरी तरफ यानी डी टी की तरफ लगा देंगे, तो ये मान आपके पास हो जाएगा। अब रिप्लेसमेंट कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंश का पूरा हिस्सा डी टी और नीचे टी, तो वाई का तो डी वाई का इंटीग्रेशन तो हो गया है वाई और डी टी का हो गया है डी टी अपॉन टी का लॉग टी। ठीक है, और प्लस में समाकलन स्थिरांक हम सी जोड़ देंगे, तो y इक्वल टू लॉग और t की जगह पर मान माना गया था साइन x प्लस में कोस x और समाकलन स्थिरांक c जोड़ देंगे हम, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अवकल समीकरण है dy बाई डी एक्स जो है 3 e की पावर 2x प्लस में 4 e की पावर 4x अपॉन e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x। इसको हल कीजिए। तो देखिए
टोटल स्टेप्स एक तरफ एक सारे के सारे x के ही पद हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम समाकलन कर लेंगे, केवल dx को इधर गुणा करना है। पृथक्करण विधि का ही ये प्रश्न है, तो करें हम इसे सॉल्व। तो देखिए प्रश्न है आपके पास dy/dx इक्वल टू 3e⁴x प्लस में 4e⁴x और बटे में है e⁴x प्लस में e⁻⁻x। तो इसे सरल करने के लिए हम सबसे पहले नीचे वाले भाग को हल कर देते हैं। 3e⁴2x प्लस में 4e⁴x और बाई नीचे वाले पार्ट्स में e⁻⁻x है तो आप इसे 1/e की फॉर्म में लिख सकते हो, e⁻x की फॉर्म में। जब हम इसको ऐसा लिख लेंगे तो लघुत्तम लेने पर e⁻2x प्लस 1 बन जाएगा और बटे में e⁻x बचेगा, वो आपके पास अंश में जा कर के गुणा हो जाएगा। तो फाइनल स्टेप्स आएगी वो आएगी 4e⁵x और प्लस में 3e⁻3x और नीचे हो जाएगा e⁻2x और प्लस में 1। तो e⁻2x प्लस 1 का हम यहाँ पे भाग देंगे क्योंकि अंश बड़ा है हर छोटा है। तो हमने बताया है जब कभी भी ऐसा हो कि आपके पास ये वैल्यू है, फंक्शन है, वो एक उचित परिमेय फलन के रूप में हो तो आपको वहाँ पर भाग देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो dy जो dx है वो क्या मिलेगा, वो स्टेप्स आपके पास आएगी 4e⁻3x माइनस में e⁻x और शेष आपके पास जो बचेगा वो आएगा e⁻x। ये मान आपके पास बचेगा लास्ट, जिसके बटे में आप e⁻2x प्लस 1 लिख सकते हो। ठीक है, आप भाग दे करके देख लेना, सामान्य भाग जैसे देते हैं तो ये शेष बचेगा e⁻x, इसके लिए हम इसके बटे में जो भाजक था उसको हमने ऐसे लिखा है, बाकी भागफल इतना आपके पास आएगा। अब हम क्या करेंगे, dx का इधर गुणा कर देंगे और इसका समाकलन कर देंगे। तो dy ये समाकलन और इधर समाकलन 4e⁻3x माइनस में e⁻x और प्लस में e⁻x बटे में e⁻2x और प्लस में 1 और इस पूरे का dx। ठीक है ना, आप समझते हो ना भाग कैसे देना है, आपको भाग दे करके चेक करना है। 4e⁵x प्लस में 3e⁻2x में भाग देना है e⁻2x प्लस 1 का, इसलिए फर्स्ट टाइम भाग जाएगा 4e⁻3x का, आप यहाँ गुणा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा e⁻5x और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4e⁻3x। ठीक है, और घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, कट जाएगा और यहाँ से माइनस में e⁻3x बचेगा। फिर से दोबारा भाग देंगे तो माइनस e⁻x बार जाएगा और उसको सरल करोगे तो लास्ट में e⁻x आपके पास बचेगी। ठीक है, तो आप ऐसे भाग देकर के इसे ज़रूर चेक करेंगे। तो ये आपके पास मान आ गया। अब समाकलन करना है y का, तो dy का तो हो गया है y, 4e⁻3x का करेंगे तो हो जाएगा 4e⁻3x और x का गुणांक 3 है तो 3 का भाग लगेगा, माइनस e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है। नेक्स्ट वाली जो स्टेप्स है उसमें हम थोड़ा सा समाकलन करते वक्त ध्यान रखेंगे, e⁻x dx और बटे में e⁻2x है तो मैं इसे लिख सकता हूँ e⁻x का होल स्क्वायर और प्लस में 1। ठीक है, ऐसा कर लेंगे और यहाँ पर हम e⁻x को t मान लेंगे। माना हमने e⁻x इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e⁻x dx इक्वल टू dt बन जाएगा और इस समाकलन में हम इसे रखेंगे तो 4/3 e⁻3x और माइनस में e⁻x और यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस में इंटीग्रेशन, अंश का पूरा हिस्सा dt बन जाएगा, नीचे बनेगा t² प्लस 1। और देखो ये समाकलन कितना होता है, इस पूरे का समाकलन होता है कितना, tan इनवर्स t। तो बस अब t का मान पुट कर देंगे तो y आपके पास आ जाएगा 4/3 e⁻3x माइनस में e⁻x और प्लस में tan इनवर्स t, और t हमने क्या माना था, e⁻x माना था और समाकलन स्थिरांक c हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। 54वां प्रश्न कह रहा है एक अवकल समीकरण है dy/dx इक्वल टू y/x प्लस में tan इनवर्स y/x को हल कीजिए। कैसी समीकरण है, एक समघात अवकल समीकरण है शून्य घात की। यहाँ पे घात कितनी है, शून्य, y की घात 1 और नीचे x की घात 1, तो आपके पास टोटल घात हो जाएगी 0। ऐसे ही यहाँ पर भी y की घात 1, x की घात 1, यहाँ भी tan और आगे आने वाला जो भी पद है उसकी वैल्यू घात है वो 0 हो जाएगी। तो ये शून्य घात के एक समघात अवकल समीकरण है। तो यहाँ प्रतिस्थापन होगा किसका, y का, अंश वाले इस भाग का, किसके पदों में होगा, x के पदों में होगा। तो हम यहाँ प्रतिस्थापन करके इसे सरल कर देंगे। तो देखिए 54वां क्वेश्चन है, यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे और प्रतिस्थापन लगाने के बाद में पृथक्करण विधि से इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मान लिया, कितना माना कि माना y इक्वल टू vx, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, dy/dx इक्वल टू v प्लस में x और dv/dx। ठीक है, या फिर आप y/x इक्वल टू v भी कह सकते हैं, इस वाले हिस्से को ये y/x इक्वल टू v भी लिखा जा सकता है। तो देखिए आपके पास दी गई जो अवकल समीकरण है वो किस में बदल जाएगी, dy/dx का जो मान है वो हमने निकाल लिया है, कितना है v प्लस में x और dv/dx,
बराबर में y बाई एक्स का मान v हो जाएगा और ये बन जाएगा tan v और v से v कैंसिल हो जाएगा। अब हम पृथक्करण कर देते हैं क्योंकि फाइनल हमारे पास स्टेप्स बची x dv बाई डी एक्स इक्वल टू tan v। तो v के पद एक तरफ और ये लो v और नीचे tan v और x के पद एक तरफ। अब हम इनका करेंगे समाकलन करेंगे तो 1/tan v को आप लिख सकते हो cot v और dv और सामने हो जाएगा आपके पास log x। cot v का समाकलन कितना होता है भाई, log sin x होता है, सॉरी v में है तो sin v और इक्वल टू log x। देखो सभी पद log में हैं इसलिए हम अचर पद को भी log में ही लिख लेंगे, सही है। अब क्या करना है, आप यहाँ से log sin v तो एज इट इज रख लिया, log x प्लस में log c को लिख देंगे log cx, log की प्रॉपर्टी की सहायता से। अब एंटी लॉग ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी sin v इक्वल टू सी एक्स और v का मान हम फिर से पुट कर देंगे तो sin y बाई एक्स इक्वल टू सी एक्स। ये आपके पास समाकलन हो गया है, यानी अवकल समीकरण का हल मिल गया है। 55वां प्रश्न देखते हैं। अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस में y tan x इक्वल टू साइन एक्स का समाकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो समाकलन गुणांक क्या होगा, 55 dy बाई डी एक्स प्लस में y tan x इक्वल टू साइन x। इसका क्या पूछा गया है, समाकल गुणांक। ये किस प्रकार की रेखिक अवकल समीकरण है, ये dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यों के रूप की अवकल समीकरण है। और इस कंडीशन में समीकरण हो तो आपके पास आई एफ क्या होता है भाई, आई एफ का मान होता है ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो हम रख देंगे ई और पी की जगह पर मान कितना है tan x है, तो ये tan x dx। तो ई और समाकलन हो गया log sec x और देखो log का भी बेस ई है, नीचे भी बेस ई है तो ये तो हट जाएगा, केवल आंसर आ जाएगा sec x। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 56वें प्रश्न को। 56वें में कह रहा है अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू e की पावर 3x को हल कीजिए। तो यहाँ पर भी पृथक्करण विधि लग जाएगी आपके पास 56वें में भी। तो क्या करेंगे हम, dy बाई डी एक्स को अलग और x के पदों को दूसरी तरफ, e की पावर 3x और माइनस में 2x और dx को इधर गुणा कर देंगे तो dy इक्वल टू e की पावर 3x माइनस में 2x इंटू dx और समाकलन कर देंगे दोनों तरफ से। तो y e की पावर 3x का समाकलन e की पावर 3x अपॉन 3 क्योंकि x का गुणांक है 3 का भाग देंगे -2 और x का समाकलन होता है x स्क्वायर बाई 2 और प्लस में हम समाकलन स्थिरांक c जोड़ देंगे तो आपके पास हल आ जाएगा y इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन 3 और माइनस में x स्क्वायर और प्लस में c। ये आपके पास फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए 57वें प्रश्न को देखते हैं। तो कहता है अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स ई की पावर y प्लस एक्स। तो हम इसे लिखें dy बाई डी एक्स और प्लस में वैल्यू है बराबर में है e की पावर y प्लस में x और प्लस में e की पावर y x स्क्वायर। ये सवाल है हमारे पास, इस अवकल समीकरण को हल करना है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक पृथक्करण विधि का ही प्रश्न है। यहाँ e की पावर y कॉमन है तो फर्स्ट में तो बचेगा e की पावर x और सेकंड टर्म्स में बचेगा x स्क्वायर। e की पावर y का dy में भाग दे देंगे तो ये dy और बटे में e की पावर y और सामने आपके पास हो जाएगा e की पावर x प्लस में x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, समाकलन करना है। तो हम इसका समाकलन करेंगे e की पावर माइनस में y और dy इक्वल टू e की पावर x प्लस में x स्क्वायर का समाकलन यानी dx कर दीजिए। e की पावर माइनस y का समाकलन e की पावर माइनस y और माइनस का भाग देंगे हम -1 का तो ये माइनस में आ जाएगी, स्टेप्स इधर करेंगे तो ये हो जाएगा का e की पावर x स्क्वायर का बन जाएगा x क्यूब बाई 3 और प्लस में c। आप c इधर जोड़ें या इस वाले पक्ष में जोड़ें एक ही बात है। आप इन टर्म्स को दूसरी तरफ भी ले जा सकते हो तो आंसर हो जाएगा e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस में y और प्लस में x क्यूब बटे में 3 बराबर में c समाकलन स्थिरांक। ये आपके पास मान हो जाएगा, ठीक है। देखो c माइनस का प्लस का लिखने की आवश्यकता नहीं है, कभी आप सोचो कि माइनस c लिखें क्योंकि c एक अचर पद है तो प्लस माइनस का अपने आप ही उसमें इंक्लूड हो जाता है। 58वां प्रश्न देखिए अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस में 2y इक्वल टू 4x को हल कीजिए। dy बाई डी एक्स प्लस में 2y इक्वल टू 4x। ये आपके पास क्या है,
ऐसी अवकल समीकरण है जो कि रेखिक है। dy/dx इक्वल प्लस में 2y इक्वल टू 4x अवकल समीकरण है और इसे हमें हल करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखें। तो रेखिक अवकल समीकरण है और रेखिक अवकल समीकरण है तो यहाँ पर p का मान कितना है, 2 है, और q कितना है, 4x है। तो सबसे पहले हम if को ज्ञात करेंगे। तो चूंकि if क्या मिलेगा, e इंटीग्रेशन p dx मिलेगा, तो हम रख देंगे e इंटीग्रेशन 2dx, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x। अब हल लिखें हम, तो रेखिक समीकरण का रेखिक अवकल समीकरण हल होता है हमारे पास y इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और प्लस में c। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, क्या मिलेगा हमें, y आई एफ की वैल्यू e की पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन और q की जगह पर 4x, आई एफ की जगह e की पावर 2x और dx और प्लस में c। आपको ये समाकलन करना है x e की पावर 2x का, तो क्या लगेगा, खंड से समाकलन हम यहाँ पे लगाएंगे। तो खंड से समाकलन में वैल्यू आएगी आपके पास y e की पावर 2x इक्वल टू 4 तो बाहर ही छोड़ दिया मैंने, फर्स्ट फंक्शन x बनेगा, सेकंड e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा, वो होगा e की पावर 2x अपॉन 2 और माइनस में x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2 और इस पूरे का भी क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है और प्लस में c भी है। आगे नेक्स्ट हम इसे करते हैं सॉल्व। तो y और e की पावर 2x इक्वल टू 4, या आप चाहें तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए अंदर, तो अंदर गुणा कर देंगे तो 2x और e की पावर 2x, और देखो आगे e की पावर 2x का फिर से समाकलन होगा और बटे में 2 पहले से है, एक और 2 आ जाएगा, तो माइनस में 4 गुणा e की पावर 2x और बटे में 2 पहले से है, एक 2 और आ जाएगा समाकलन में दोबारा करने पर, तो ये 4 से 4 कट जाएंगे। अब देखिए e की पावर 2x सभी में है तो हम e की पावर 2x का पूरे में भाग दे देते हैं, तो y इक्वल टू 2x और माइनस में 1 और प्लस में c e की पावर माइनस 2x हो जाएगा और यही आपके पास आंसर बन जाएगा। इस अवकल समीकरण का मान ये होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 59वां प्रश्न क्या कह रहा है। 59वें प्रश्न में एक अवकल समीकरण आपको मिली है और उसमें मान है cos स्क्वायर एक्स dy/dx प्लस में y इक्वल टू 10x। इसको हल करना है तो ये सही रूप में नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, cos स्क्वायर एक्स का भाग दे देंगे प्रत्येक पद में, तो ये sec स्क्वायर एक्स और y बन जाएगा और यहाँ sec स्क्वायर एक्स 10x बन जाएगा। क्या किया हमने, cos स्क्वायर एक्स का भाग दे दिया है पूरी समीकरण में ताकि dy/dx का गुणांक 1 बन जाए और ये रेखिक अवकल समीकरण बन गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो p का मान है वो sec स्क्वायर एक्स है और q का मान है वो sec स्क्वायर एक्स 10x है। अब हम सबसे पहले if ज्ञात करेंगे यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है e इंटीग्रेशन p dx। तो e इंटीग्रेशन p की जगह पर मान है sec स्क्वायर एक्स, तो आपके पास मान आ गया if का e की पावर 10x। अब हम इसका हल लिखें तो रेखिक समीकरण का हल क्या होता है भाई, अभी बताया था if इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और dx और प्लस में c। वैल्यूज पुट कर देंगे, if की जगह e की पावर 10x और y एज इट इज ही है और यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन q की जगह पर sec स्क्वायर एक्स और गुणा में 10x और if हमने निकाला वो है e की पावर 10x और dx और प्लस में c। क्या करना पड़ेगा, 10x का प्रतिस्थापन करेंगे यहाँ पर हम, तो माना 10x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। वैल्यूज पुट कर देंगे हम e की पावर 10x इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर एक्स और dx की जगह पर तो आ जाएगा dt। इस 10x को हमने t मान लिया है और e की पावर 10x है तो वो भी t बन गया है। तो ये आपको समाकलन करना है और किससे होगा, ये खंड से समाकलन से होगा, वही होगा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो ये समाकलन हम पीछे भी जब प्रश्नावली पढ़ा के आए थे तब कहा था कि एक इम्पोर्टेंट समाकलन है, आपको ये याद रहना चाहिए। तो एक बार फिर से बता देते हैं यदि पीछे की वीडियोस किसी ने नहीं देखे हैं तो देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है माइनस फर्स्ट फलन का डिफ्रेंशिएशन t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t रहेगा और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन, ठीक है, और प्लस में c।
तो e की पावर 10x इंटू वाई बराबर t e की पावर t, और e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही होता है प्लस में c। तो यहाँ e की पावर t है वो कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा t माइनस वन। देखिए ध्यान रखना, t इंटू ई की पावर t का समाकलन e की पावर t इंटू टी माइनस वन होता है, ये ध्यान रखने की बात है। अब हम t का मान वापस पुट कर देंगे, तो e की पावर 10x इंटू वाई। हालांकि 2 अंक में इतना बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ये पेपर बनाने वाले ने ध्यान नहीं दिया है कि इतना बड़ा हो जाएगा। e की पावर 10x का हम दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो y इक्वल टू 10x माइनस में 1 और प्लस में c, और e की पावर माइनस में 10x हो जाएगी। ठीक है, और ये आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 60वां, कह रहा है अवकल समीकरण है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और उस पूरे का भी क्या है होल पावर 3/2। तो देखो यहाँ पे बटे में 2 आ रहा है, घातें हमेशा पूर्ण संख्याओं के रूप में होती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वर्ग कर देंगे, और वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर, और सामने हो जाएगा 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इस पूरे का भी होल क्यूब। अब देखो क्या क्या पूछा गया है, यहाँ पे कोटि और घात पूछी गई है। कोटि क्या होती है, अधिकतम मैक्सिमम जितना आपके पास अवकलज हो रहा होता है वो संख्या। तो कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2। और घात क्या होती है, सबसे अधिकतम अवकलज वाले पद की घात, तो वो कितनी है 2, तो इसकी घात भी कितनी होगी 2। तो ये 2 कोटि और 2 घात की अवकल समीकरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 61वां प्रश्न, कह रहा है यदि एक रेखा, आपके पास 14 प्रश्नावली के क्वेश्चन आ गए हैं अब, तो क्या कह रहा है, यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री तथा 45 डिग्री के कोण बनाती है, तो इस रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखो दिक् कोसाइन क्या होती है, दिक् कोसाइन को हम l, m और n से रिप्रेजेंट करते हैं। l क्या होता है कोस अल्फा, जहाँ अल्फा x के साथ बनाया गया कोण है, और m होता है कोस बीटा, जहाँ पर रेखा द्वारा y के साथ बनाया गया धनात्मक कोण है, और n होता है कोस गामा, जहाँ गामा जेड के साथ धन दिशा से बनाया गया कोण होता है। अब कोण आपको दे रखे हैं, तो दिक् कोसाइन आपके पास आ जाएंगी कोस 90 डिग्री, m का मान कोस 135 डिग्री, और n का मान हो गया कोस 45 डिग्री। अब ये सब मान हम जानते हैं, l हो गया 0, m आपके पास है माइनस में, ये वैल्यूज है वो माइनस में साइन 45, और साइन 45 की वैल्यूज कितनी होती है माइनस में 1/√2। ठीक है, कोस 135 को आप 90 प्लस में 45 लिखेंगे तो माइनस का साइन 45 आएगा, तो माइनस का 1/√2 हो गया, और m लास्ट हो गया n इक्वल टू 1/√2 कोस 45 का मान। तो ये आपके पास दिक् कोसाइन आ गई। 62वें प्रश्न को देखो, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों के साथ में समान कोण बनाती हैं। 62वें पे ध्यान देंगे तो सेम यही कॉन्सेप्ट जो हमने ऊपर लिखा है वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी। देखो l, m और n इनको हमें ज्ञात करना है, और क्या कह रहा है कि अल्फा, बीटा और जो गामा है वो तीनों कैसी हैं, इक्वल हैं। ठीक है, अब तीनों समान हैं, इसलिए आप इन सभी को चाहें तो केवल एक ही मान के रूप में लिख सकती है। मान लीजिए थीटा लिख दिया मैंने, अल्फा बीटा गामा तीनों ही बराबर हैं किसके, थीटा के। ठीक है, ये हमने ले लिया, खुद ने दिया है निर्देश अक्षों के साथ समान कोण बन रहे हैं। अब हम ये जानते हैं कि दिक् कोसाओं के वर्गों का जो योग होता है वो सदैव 1 होता है, तो l का मान हो जाएगा कोस थीटा, m की जगह पर भी कोस स्क्वायर थीटा, हम बीटा की जगह पर कितना पुट कर देंगे, थीटा पुट कर देंगे। ऐसे ही कोस गामा, तो कोस गामा की जगह थीटा, स्क्वायर कर रखा है तो स्क्वायर और बराबर में 1, तीनों जुड़ करके हो जाएंगे 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो कोस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1/3, और हम कोस थीटा को निकालेंगे तो आ जाएगा 1/√3। आप चाहें तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकते हो, तो आपके पास तीनों दिक् कोसाइन आपके पास आ गई हैं, कोस थीटा के रूप में होंगी 1/√3, 1/√3, 1/√3। आप चाहें तो इन्हें प्लस माइनस लगा सकते हो क्योंकि वर्गमूल लिया गया है, तो l, m और n तीनों समान ही आएंगी क्योंकि कोण समान है, तो आपके पास तीनों दिक् कोसाइन आ जाएंगी प्लस माइनस में 1/√3, प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3। ये आपके पास दिक् कोसाइन होंगी, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 63वां प्रश्न, कह रहा है यदि एक रेखा के दिक् अनुपात 2, -1 और -2 हैं तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। रेखा की आपको 63वां है, रेखा के दिक् अनुपात मिले हैं 2, -1 और -2, तो दिक् अनुपात जिनको कि हम ABC के द्वारा लिखते हैं, A का मान 2 है, B का मान -1 है और C का मान -2, ये दिक् अनुपात है किसी रेखा के। तो देखो दिक् कोसाइन निकालने के लिए हमें चाहिए होता है a² + b² + c² का रूट,
तो हम इसे ज्ञात कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू हो गई √9 और ये मिला 3। आप चाहें तो इसे प्लस माइनस में 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 आ गया। एक ही पर्याप्त है। दिक् अनुपात एक साइड के लिख दीजिए, जरूरी नहीं है कि रेखा के लिए दिक् अनुपात है, दोनों ही प्रकार के लिखे जाएँ, तो आप +3 चलेगा। अब देखिए, अब दिक्कोजाएँ होती क्या हैं? दिक्कोजा L दिक् अनुपातों के रूप में होती है A/√A² प्लस में B² प्लस में C²। आप चाहें तो प्लस माइनस लगा दीजिए यहाँ पे। ऐसे ही M होती है B/√A² प्लस B² प्लस में C²। और ऐसे ही आपके पास N होती है C/√A² प्लस में B² और प्लस में C²। ठीक है, अब हम मान पुट कर देंगे। एक की जगह पर 2 है और नीचे का मान 3 आया हमारे पास। M हो जाएगा -1/3 और N हो जाएगा -2/3। ये आपके पास दिक्कोजाएँ आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 64वां प्रश्न कह रहा है एक बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i प्लस में 2j माइनस में 2k के समांतर है। देखिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट है 64वें प्रश्न के लिए। एक बिंदु से गुजरने वाली और उस बिंदु का स्थिति सदिश ए वेक्टर से लिखा जाता है। तो ए वेक्टर इस बिंदु का स्थिति सदिश बनाएंगे तो i j से गुणा करके लिख दीजिए। तो i प्लस में 2j और प्लस में 3k। किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश लिखना हो तो आप i j से संगत निर्देशांकों को गुणा करके सदिश रूप में लिख सकते हो। तो किसी बिंदु 1, 2, 3 का क्या आ गया है? स्थिति सदिश आ गया है। ठीक, और साथ में जो समांतर सदिश होता है रेखा के उसे बी वेक्टर से लिखा जाता है। तो होता है 3i दे रखा है आपको, 2j माइनस में 2k। एक बिंदु से गुजरने वाली और दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण है वो होता है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस में लैम्बडा b वेक्टर। बस आपको a और b के मान पुट करने हैं। r वेक्टर एक चर बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। a वेक्टर की जगह पर मान है i प्लस में 2j और प्लस में 3k। ऐसे ही b वेक्टर की वैल्यूज पुट कर देंगे, 3i प्लस में 2j और माइनस में 2k। ये आपके पास एक रेखा का समीकरण है जो एक बिंदु से गुजरती है और दिए गए सदिश के समांतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 65वें प्रश्न को। क्या कह रहा है 65वें प्रश्न में? कह रहा है एक रेखा का कार्तीय समीकरण इतना है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। कार्तीय समीकरण आपको मिला है रेखा का x माइनस में 5/3, y प्लस में 4/7 और z माइनस 6/2। ये रेखा का सममित रूप या क्या कहें कार्तीय रूप है। सदिश समीकरण बनाने के लिए ध्यान दीजिए, नीचे आने वाली संख्याओं को रेखा के दिक् अनुपात कहते हैं। इन दिक् अनुपातों से बनने वाले सदिश को बी वेक्टर के रूप में लिखा जाता है। तो ये बनेगा 3i प्लस में 7j प्लस में 2k। ठीक है, ये एक ऐसा सदिश है जो कि रेखा के दिक् अनुपातों से बना है, यानी रेखा है वो इस सदिश के समांतर है। अब बात करें रेखा किस बिंदु से गुजरती है, तो यहाँ पर जो मान है आपके पास घट रहे हैं। सामान्य फॉर्म होती है x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1 की रूप में। और नीचे a, b और c ABC रेखा के दिक् अनुपात होते हैं कार्तीय रूप में। और x1, y1 और z1 है एक बिंदु से गुजरते हैं रेखा, उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो जिस बिंदु से रेखा गुजरती है उसका स्थिति सदिश लिखें तो 5i। देखो x में से 5 घट रहा है तो 5i। y में से कितना घट रहा है? माइनस का 4 घट रहा है, तो -4 माइनस से गुणा होकर के +4 हो जाएगा, तो माइनस का 4j। ध्यान रखना ऐसे लिखना है। और z में से कितना घट रहा है? 6, तो ये हो जाएगा 6k। ये वो बिंदु है जिस बिंदु से रेखा गुजर रही है जो आपको दी गई है। तो आपको a वेक्टर और b वेक्टर पता है और ऊपर समीकरण बताई थी रेखा का समीकरण सदिश रूप में क्या होता है? r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस में लैम्बडा b वेक्टर होता है। और a और b के मान आपको पता लग गए हैं। a की जगह पर तो 5i माइनस में 4j और प्लस में 6k और प्लस में लैम्बडा b वेक्टर की जगह पर 3i प्लस में 7j और प्लस में 2k। ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, फिलहाल हम इसे यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट और अन्य क्वेश्चंस के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।